Welcome back to this session. Good morning to all of you. Today, I'm going to discuss a topic named tense. जैसा कि पिछले कई क्लास में आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कई लेक्चर्स मिला होगा। मैं समझता हूँ कि आप उसे देख रहे होंगे और उससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। इस सिलसिले में आज हम आगे बढ़ते हुए जैसे कि टेंस में डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट्स, खास करके जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो भी हैं उन पर हमने चर्चा किया और इसके बाद भी कई तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पर भी चर्चा किया। आज इस कड़ी में प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के तुरंत बाद यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म जो है, खास करके इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिसमें कि कंफ्यूज आप करते हैं और उस एरियाज को खास करके विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि विदाउट डिलेइंग नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल you should know the definition of present continuous. Any action which is going on, अर्थात कोई भी कार्य जो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में एक्शन में हो अर्थात जारी हो, इसको आप ऑन गोइंग मोड या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि गोइंग ऑन, अर्थात कि जो जारी है अभी पूरा नहीं हुआ है। यानी कि वर्क अगर चल रहा हो, कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, तो उसको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में कहेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले इसका जो कॉमन जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आज इस नेम पर खास करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये इस तरह से लेक्चर आपको, इसमें जैसे कि जो नॉर्मल टर्म है, नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट के साथ साथ आप कोई भी EMR में से कोई भी स्ट्रक्चर यानी एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं और फिर वर्ब के फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। ये तो एक सिंपल यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसी में इस चीज को जानेंगे जैसे कि सेपरेट लेक्चर V4 पर भी आपको मिला होगा, यानी कि V4 क्या है और जिसको कि हम जरंड के रूप में जानते हैं। तो V4 पर सेपरेट लेक्चर आपको मिला होगा और साथ साथ इसका पार्टिसिपल में भी प्रयोग किस तरह से करते हैं। लेकिन इन सब के अलावे आज हम सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के डिफरेंट कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। तो ये आपका बेसिक हो गया। तो बेसिक में सब्जेक्ट के साथ EMR का प्रयोग करते हैं, EMR में से किसी एक का, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट के टर्म। तो जैसे कि सिंपली कोई भी इस तरह से एग्जांपल हम रखते हैं सीधे से कि आई एम राइटिंग, है ना, अ लेटर। सिंपल सा कोई भी इस तरह का अगर मान ली लिखते हैं कि वह बाजार जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू मार्केट। तो सिंपल सा है कि वह बाजार जा रहा है अर्थात तो वो एक्शन गोइंग ऑन मोड में है। लेकिन इसी सिलसिले में एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से भी आपको दिया जाएगा इसी केस में कि स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट के साथ आप एक्सिलरी वर्ब का तो प्रयोग करेंगे ही और वहाँ पर गोइंग टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म के तहत हम करेंगे, यानी कि गोइंग टू हम इसमें अगर लगा देते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इससे आप फ्यूचर एक्शन का बोध होता है, यानी कि निकट भविष्य में कोई कार्य आप करने जा रहे हैं तो उस स्टेटमेंट को दिखाने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं इसको सिंपली इस तरह से एग्जाम्पल के द्वारा कि माई फ्रेंड इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल दिस इवनिंग। क्लियर? अब देखिए इस सिलसिले में यहाँ पर टाइम है तो टाइम को दे दिया, तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर में एक्सिलरी वर्ब के साथ गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर टाइम है तो टाइम का आप प्रयोग लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पर आज शाम है,
मान लो इसको आप इस तरह से भी दिया जा सकता है कि अगले सप्ताह, अगले महीने, यानी कि अगर मैं कहूँ कि वह अगले महीने एक नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने जा रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, मैं कहूँ कि वह अगले सप्ताह मुंबई, है ना, जा रहा है, तो इस केस में ही इज गोइंग टू, है ना, मुंबई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई न कोई पर्पस भी रहेगा, तो जो पर्पस रहेगा उसको 2+B1 से देंगे, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर खास करके आप इस तरह से प्रयोग करेंगे। अब यह है कि ये तो आने वाले समय के लिए, यानी काम जब पूरा नहीं हुआ हो, पूरा आप करने वाले हों निकट भविष्य में, तो उसको दिखाने के लिए गोइंग टू प्लस B1 इस तरह से स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करके बनाते हैं। लेकिन एक होता है आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में ही, कि कोई भी वैसा कंटिन्यूअस फॉर्म जिसमें कि ऑब्लिगेशन का भी बोध हो, यानी कि अगर जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस विथ ऑब्लिगेशन, अर्थात बाध्यता भी है, यानी कि काम को करने की बाध्यता है कि आप अगर वो काम नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह के केस को बताने के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट के साथ आप ऑक्सिलरी वर्ब का तो प्रयोग करेंगे ही, साथ ही साथ हैविंग टू प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट का टर्म आएगा ही आएगा। क्लियर? इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं इस प्रकार से कहूँ कि मेरे मित्र को इन दिनों 8 घंटे अध्ययन करना पड़ रहा है, सपोज, या यह कार्य करना पड़ रहा है, तो इस केस में क्या है कि कंटिन्यूटी भी है कि करना पड़ रहा है, लेकिन इस केस में आपको बाध्यता भी है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस विथ ऑब्लिगेशन, करना पड़ रहा है, अर्थात अगर वो 8 घंटा स्टडी नहीं करेगा तो वो अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ऑब्लिगेशन भी है लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे और इसको इस तरह से। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं और इस तरह से, जैसे मैं कहूँ कि ही इज having to complete this work on time। क्लियर? यानी कि उसे यह कार्य समय पर पूरा करना पड़ रहा है, यानी कि समय पर पूरा करना पड़ रहा है, यानी कि पढ़ रहा है, कंटिन्यूटी का बोध है, हैविंग टू से दिखाएंगे, और एक प्रकार से कंटिन्यूअस के साथ साथ ऑब्लिगेशन भी इसमें क्लियर हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को सब्जेक्ट इज एम में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज हैविंग टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड दिस वर्क, और टाइम पर ऑन टाइम। क्लियर? तो इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 3, एक तो आपका सिंपल फॉर्म हो गया कि जिसमें डायरेक्ट कंटिन्यूटी का बोध हो, दूसरा हो गया कि कोई भी नियर फ्यूचर में अगर आप एक्शन करने जा रहे हैं या कोई भी ऐसा एक्शन है जो निकट भविष्य में आपको करना है और उसमें इस तरह का सेंस निकल रहा हो, तो उस केस में आप गोइंग टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस का, इस स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि जैसे कि कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म में आप बाध्यता की बात कर रहे हो, वो कार्य जो कंटिन्यूअस फॉर्म में है लेकिन ऑब्लिगेशन भी है, तो इसके लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आगे आप इससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इस पर चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको कि अगर आप इन जनरल आईएनजी फॉर्म में प्रयोग करेंगे तो वो गलत माना जाएगा, यानी कि सेंस आपका कंटिन्यूअस का रहेगा लेकिन इस केस में आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब
कि जैसे मैं कहूँ कि कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड, यानी मेंटली एक्सप्रेस्ड वर्ड्स भी इसको हम बोलते हैं। कोई भी वैसा एक्शन, जैसे कि इस सेंस में आप इस तरह से कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, क्लियर। या फिर इसको आप कह सकते हैं कि अगर अपीयरेंस की बात हो, अपीयरेंस की बात हो, फील हो, फीलिंग की बात हो, क्लियर। या फिर आप सेंस की बात हो, क्लियर। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सारे मेंटली एक्सप्रेस्ड वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा सेंस, अगर हिंदी में इस तरह से कंटिन्यूस फॉर्म में भी रहेगा तो उसके लिए इंग्लिश में आप आईएनजी का प्रयोग उस एक्शन वर्ब के साथ नहीं करेंगे, क्लियर। तो इसको आप इस तरह से समझेंगे कि कोई भी, जैसे मैं कहता हूँ सोच रहा हूँ, सोचना, समझना, विचार करना, कल्पना करना, ये सारे कुछ जो भी मेंटली एक्सप्रेस्ड वर्ड्स के अंतर्गत आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आपको जैसे इस तरह से अगर कहा जाए कि वह अच्छा दिख रहा है, या मुझे लग रहा है कि वह अब घर नहीं आएगा, तो लग रहा है, ऐसा एक प्रतीत होना, आप सेंस से उसको कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पर आप एक अपने कुछ आइडियाज के अंतर्गत उस चीज़ को बोल रहे हैं। तो इस सेंस में आईएनजी का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि तुम लोग उससे क्यों नफरत कर रहे हो, क्लियर। तो इस केस में आप ये नहीं कहेंगे, हेटिंग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि ऑल मेंटली एक्सप्रेस वर्ड्स कम अंडर विदाउट आईएनजी, अर्थात यदि आप उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो उसका एक डिफरेंट मीनिंग प्राप्त होगा। इस स्टेटमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि HEAR हियर का मीनिंग होता है, इस तरह से आप समझेंगे इसको, कोई भी चीज़ को सुनना, आप जो चीज़ नहीं भी चाह रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। लेकिन इस केस में अगर इसमें आईएनजी लगाएंगे तो इसका मीनिंग हो जाता है कोर्ट की कार्यवाही से। तो इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आईएनजी नहीं लेते हैं, अगर आप उसमें आईएनजी लगाएंगे तो उसका एक डिफरेंट मीनिंग प्राप्त होगा, क्लियर। तो इस हिसाब से, यानी इस लॉजिक के अंतर्गत भी अगर आप देखा जाए तो आपको इस तरह के सेंटेंस में स्टेट ऑफ माइंड हो, अपीयरेंस हो, सेंस हो, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी इस तरह से इमोशंस हो, इमोशन से रिलेटेड हो, तो इस तरह के वर्ड को आप आईएनजी, विदाउट आईएनजी प्रयोग करेंगे, क्लियर। जैसे मैं कहूँ कि मुझे लग रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है, अब यहाँ लग रहा है, कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है, तो आप इसमें ये नहीं कहेंगे कि मुझे लग रहा है तो इट इज सीमिंग, ऐसा नहीं कहेंगे, इट सीम्स का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर। या डायरेक्ट आप इसको आई फील, मुझे लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। यानी कि आईएनजी का फॉर्म यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो कुछ इस तरह के सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं आशा कर रहा हूँ कि आप एक दिन एक डॉक्टर बनेंगे, क्लियर। तो इस तरह से कैसे इसको लिखेंगे, तो मैं आशा कर रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि आई होप लिखेंगे इसको। यानी कि इस केस में आप अगर लिखते हैं यहाँ पर कि आई एम और यहाँ आप लगा देते हैं हॉपिंग, तो ये आपका गलत माना जाएगा, क्लियर। आई एम हॉपिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस सेंस में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरह का वर्ड आएगा तो आप इसको सिंपल, यानी कि V1 का फॉर्म यूज करेंगे, V4 का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो आई होप डायरेक्ट लिखेंगे इसको, आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ, यानी कि आई होप, आईएनजी नहीं लगेगा इसमें, तो आई होप यू विल बी, इस तरह से डायरेक्ट लिखेंगे, यू विल बी ए डॉक्टर वन डे। अब यहाँ पर कि मैं आशा कर रहा हूँ कि आप एक दिन एक डॉक्टर बनोगे, यानी कि एक उसके सिम्टम के आधार पर, तो इस सेंस में आई एम हॉपिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसीलिए इस स्टेटमेंट, यानी इस कंसेप्ट को आप सही से समझेंगे, क्लियर। तो सारे मेंटली एक्सप्रेस वर्ड्स हों जो एक्शन से हो, इमोशन से हो, अपीयरेंस से हो, सेंस से हो, जुड़े हुए हो, या फिर आपको एक प्रकार की फीलिंग इस तरह का, तो उस केस में, जनरल केस में आईएनजी का प्रयोग उसमें नहीं किया जाएगा। दूसरा, अगर लगता है कि जैसे मैं कहूँ कि
किसी के बारे में अगर आप इस तरह का बात बोलते हैं कि मैं उसके बारे में सब चीज़ जान रहा हूँ, तो इसको आप कैसे कहेंगे? हर चीज़ जान रहा हूँ, तो आई नो, यहाँ पर आई एम नोइंग नहीं कहेंगे, आई नो, है ना, आई नो एवरीथिंग। इस केस को इस तरह से लिखा जाएगा, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। अगर मैं कहूँ कि मैं आपके बारे में हर चीज़ जान रहा हूँ, तो इस केस को आप इस तरह से भी लिखेंगे, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। मैं आपके बारे में हर चीज़ जान रहा हूँ, तो आई एम नोइंग का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। क्लियर? यानी कि आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, ये वर्ब ऑफ सेंस के कैटेगरी में है। सेंस इसलिए बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, ये जानना कहाँ से है? तो सेंस तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सारे को आप मेंटली एक्सप्रेस्ड वर्ड्स के अंतर्गत, इसमें वर्ड्स कह करके आप मेंटली एक्सप्रेस्ड एडवर्ब्स का भी प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि इस केस में आई एम नोइंग का प्रयोग नहीं करेंगे, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। क्लियर? तो ये मेन कंसेप्ट है जो आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो एक्शन है, उस एक्शन के डिफरेंस के बारे में बताता है। और ख़ास करके कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट होंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये तो सिंपल प्रेजेंट का है, लेकिन वो कंटिन्यूअस का होता है। और वो किस प्रकार का होगा सेंटेंस? यदि मैं कहूँ कि वह यहाँ बैठा है, तो ये बैठने का कार्य अभी जारी है, तो इसको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वह बैठ रहा है, बैठा है। वह सोया हुआ है, यानी कि सोने का कार्य अभी जारी है, तो इस केस में आप वहाँ पर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस तरह का जो केस होगा, खास करके जो इस तरह के हमने बताया कि जो भी स्टेट माइंड अपीयरेंस यानी मेंटली एक्सप्रेस वर्ड्स होंगे, इसको इन जनरल आप आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर इस तरह का आप जोड़ जोड़ के भी सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि जो लड़का कुर्सी पर बैठा है वो मेरा भाई है। अगर इस तरह से इस जोड़ के यानी कंजंक्शन मोड में भी अगर सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से लेते हैं कि जो लड़का कुर्सी पर बैठा वो मेरा भाई है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो बैठा है अर्थात बैठने का काम जारी है, तो वहाँ पर वो एक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द चेयर। क्लियर? इस तरह से तो आप लिख सकते हैं कि द बॉय हु इज sitting on the chair। क्लियर? यहां पर हु का प्रयोग पुनः नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लिखेंगे इज माई ब्रदर, क्योंकि यहां पर WH वर्ड का प्रयोग किया गया है। और इस केस में आप जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो WH जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने ठीक पहले वाले नाउन के हिसाब से आगे एक्सिलरी वर्ब लेता, यानी कि बॉय किसको कनेक्ट कर रहा है, यानी हु किसको कनेक्ट कर रहा है, बॉय को, तो इस पर्टिकुलर के लिए यहाँ इज का प्रयोग करेंगे। तो द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द चेयर, है ना, इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर इस चीज को भी दिखाने के लिए कि बैठा है, बैठने का काम जारी है, तो वहाँ पर आप सीटिंग यानी ING फॉर्म का यहाँ प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, खास करके जितने भी जो डिफरेंस खास करके जो कुछ सेंटेंस में इस प्रकार से रहता है उसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करेंगे। क्लियर? और मैं समझता हूँ कि इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग आप करते हैं तो you can easily make sentences not only in its written format but you can speak well। क्लियर? कहने का मतलब कि जो फंडामेंटल है उसको आपको क्लियर रखना होगा ताकि आप आसानी से स्पोकन और रिटन दोनों में इसका प्रयोग कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि क्लास को यहीं पर रखते हुए नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अदर कंसेप्ट के साथ पुनः क्लास जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।